हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 12th मई वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले जो हमने सीरीज लॉन्च की है क्वेश्चन आंसर्स की, उससे हम देखेंगे और काफी अच्छे रेस्पॉन्स आ रहे हैं और आप लोग कहीं ना कहीं उसे करेक्टली आंसर कर रहे हो और इससे आपको जो फैक्चुअल डाटा है स्टोर करने में काफी ज्यादा सहूलियत होगी, क्योंकि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो ये आपके दिमाग में एक प्रकार से चिपक जाता है और ये फिक्स हो जाता है आपके माइंड में। फिर आपने उसको चाहे कुछ लंबे समय तक ना भी पढ़ा हो तो आप उसे रिकॉल करने में काफी बेहतर महसूस करते होंगे। और प्रीलिम्स यूपीएससी कहीं ना कहीं इसी बात पर बेस्ड है कि जो जितना रिकॉल कर सका उसके आंसर्स जल्दी आ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपका ज्योग्राफी सेक्शन से है। रिसेंटली अगती आइलैंड वाज सीन इन न्यूज, वेयर इज इट लोकेटेड? और आपके ऑप्शंस हैं मेडिटेरेनियन सी, बी साउथ चाइना सी, सी लक्षद्वीप आइलैंड एंड डी पर्शियन गल्फ। ये चार ऑप्शन दिए हैं, आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हो। द सेकेंड विल बी ऑन द हिस्ट्री टॉपिक। सूरत सेशन 1907 में जो हुआ था आईएनसी का वाज प्रिसाइडेड बाय, एंड आपके ऑप्शंस हैं दादा भाई नरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी पंडित मदन मोहन मालवीय एंड ऑप्शन डी रास बिहारी घोष। एंड योर थर्ड क्वेश्चन इज फ्रॉम इन्वायरमेंट सेक्शन या फिर ज्योग्राफी को भी कह सकते हो। दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन? आपके ऑप्शंस असम, बी मेघालय, सी नागालैंड एंड डी अरुणाचल प्रदेश। एंड योर लास्ट क्वेश्चन विल बी फ्रॉम बेसिकली, ये भी आपका लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही है, इसको भी आप आंसर कर सकते हो। सांभर लेक इज लोकेटेड इन? एंड योर ऑप्शन इज ओडिशा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑप्शन डी केरला। तो आज मैंने आपको लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे हैं ज्यादातर एक्सेप्ट द हिस्ट्री। सो होप ये आप आंसर कर सकते हो एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। एंड नाउ लेट्स मूव टू आवर मेंस डिस्कशन। जीईएम यानी कि ये आपका पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कह सकते हो इसे। दिस पोर्टल नाउ इन्होंने प्रोविजंस को कुछ आसान किए हैं सो दैट इजी प्रोक्योरमेंट किए जा सके क्रिटिकल हेल्थ इक्विपमेंट का। अब ये क्रिटिकल हेल्थ इक्विपमेंट की जब हम बात करते हैं तो व्हाई देयर इज ए नेसेसिटी फॉर डूइंग सच एक्शन। तो आपको पता है कोरोना वायरस के जो केसेस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो, कंसंट्रेटर्स हो, उनके डिमांड कहीं ना कहीं रेज हो गए हैं सडन लेवल पर। तो उसको आप डोमेस्टिकली फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, जिसके कारण हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। और अगर इंपोर्टिंग प्रोविजंस आसान होंगे तो कहीं ना कहीं स्पीडी डिलीवरी हो सकेगी। तो इस लिहाज को मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजन ली गई है। सो आप देख लो, इन द वेकअप ऑफ ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडेमिक, जो आपका पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इन्होंने कुछ मेजर्स इंप्लीमेंट किए हैं, जिसमें आपका देख लो रैपिड ऑन बोर्डिंग ऑफ सेलर्स ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर एंड कंसंट्रेटर, सो दैट जो आपके क्रिटिकल हेल्थ इक्विपमेंट है उसको आसानी से लेस टाइम में बाय किए जा सके बाय द गवर्नमेंट एजेंसी। इसलिए आपका जीईएम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस आपका न्यूज में रहा है। और अगर हम बात करें इसकी तो ये आपका नेशनल प्रोक्योरमेंट पोर्टल है एंड ये फंक्शन करती है अंडर द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसको अच्छे से याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आपका ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को रखा गया है। उसमें भी क्या आपका डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल। सेपरेट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, तो इसे याद रखना है। एंड बेसिकली ये आपका जो ई मार्केट प्लेस है ये टूल्स प्रदान करता है जिसके तहत ई बिडिंग करी जा सकती है, रिवर्स ई ऑक्शन किए जा सकते हैं, एज वेल एज डिमांड एग्रीगेशन, सो दैट जो गवर्नमेंट यूजर्स है वो जो भी आपके इक्विपमेंट्स उनको खरीदने हैं वो बेस्ट पॉसिबल वैल्यू में खरीदे जा सके, है ना। एक प्रकार से ट्रांसपेरेंसी बेस्ड ट्रांजैक्शंस कह सकते हो। और ये आपका पेपरलेस, कैशलेस, कॉन्टैक्टलेस प्लेटफॉर्म है गिविंग इन टू इन सॉल्यूशन, है ना। एंड ये आपका ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट को फैसिलिटेट करता है ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विच इज रिक्वायर्ड बाय वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस या पीएसयूज एज वेल। एंड इस पोर्टल को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए जीईएम 2.0 लॉन्च की गई है एज ए पायलट प्रोजेक्ट, और जीईएम 3.0 भी लॉन्च करी गई है। इट ऑफर्स पावरफुल सर्च इंजन, रियल टाइम एंड मल्टी सोर्स प्राइस कंपैरिजन एंड डिमांड एग्रीगेशन। एंड जीईएम 4.0 की बात करें तो ये अभी फिलहाल आपका लेटेस्ट वर्जन है जो चल रहा है। तो ये आपका इम्प्रूवमेंट ओवर इम्प्रूवमेंट, जीईएम 2.0 से फिर 3.0, उसके बाद आपका 4.0 चल रहा है।
सो अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ GEM 4.0 की, तो देख लो आप यहाँ पर MSMEs, आर्टिसंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वेबर्स, ये सब रजिस्टर्ड है जो आपके हॉनर हार्ट में एंड ट्राइफेड में उसको GEM रजिस्ट्रेशन मिलेगा, यानी कि वो यहाँ इस पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं एंड इस पोर्टल को एक्सेस भी कर सकते हैं, है ना। एंड इस पोर्टल को बेसिकली बहुत सारे बैंकों के साथ इंटीग्रेट किया गया है, एज वेल एज ERPs के साथ इंटीग्रेट किया गया है, दैट इज योर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, सो दैट टाइमली पेमेंट हो सके, डिलीवरी एक्सेप्टेंस जो है वो सारे वेंडर्स की वो हो सके। एंड एडॉप्शन ऑफ ट्रेड्स, और ट्रेड्स की बात करें तो ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, इसे भी अडॉप्ट किया गया है। इसके तहत आपको बिल डिस्काउंटिंग भी प्रदान की जाएगी, एज वेल एज जो MSMEs हैं उनको वर्किंग कैपिटल का भी एक्सेस प्राप्त हो सकेगा। एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के भी प्रोविजंस हैं, इससे और ज्यादा इंप्रूव की गई है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वर्जन। एंड बिडिंग मॉड्यूल, इसे रीडिजाइन किया गया है एंड अब यानी कि नाउ आइटम वाइज बिडिंग परमिटेड है, तो ये आप पोर्टल पे जाके विजिट कर सकते हो, सिंपली आपको पता चल जाएगा। बट उतने डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, मेंस के लिए आपको बेसिक डिटेल GEM से एसोसिएटेड और उसके कैरेक्टर फीचर्स जो है वो पूछे जा सकते हैं। बट प्रीलिम्स के लिए आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना है, नेशनल प्रोक्योरमेंट पोर्टल कम्स अंडर जनरल ऑफ सप्लाई, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाई एंड डिस्पोजल, विच इटसेल्फ कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कुछ ऑब्जेक्टिव्स याद रख सकते हो। सो लेट्स मूव टू द सेकंड आर्टिकल, ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च टू डेलिबरेट यूज ऑफ प्लाज्मा थेरेपी इन कोविड ट्रीटमेंट। प्लाज्मा थेरेपी की काफी ज्यादा चर्चा पिछले साल भी रही थी, इस बार भी कहीं ना कहीं प्लाज्मा थेरेपी की न्यूज आ रही है। तो जो न्यूज है आप देख लो, ICMR जो भारत की नोडल हेल्थ रिसर्च बॉडी है, ये सून मीट करेंगी यानी कि मिलेंगी टू डेलिबरेट द यूज ऑफ कोवैलेशंट प्लाज्मा थेरेपी यानी कि CPT जो वाइडली यूज हो रहा है भारत में टू ट्रीट द COVID-19 पेशेंट। और आपने भी कहीं ना कहीं प्लाज्मा थेरेपी के बारे में नाम सुना ही होगा, लेकिन फिलहाल अगर प्रेजेंट स्टेटस देखें कि क्या प्लाज्मा थेरेपी कारगर है या नहीं है, तो ये आपका इन्वेस्टिगेशनल थेरेपी कह सकते हो फिलहाल, यानी कि यूं कहो कि दे आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर कंडीशंस अदर देन दोज फॉर विच दे वेर अप्रूव्ड। एंड ICMR की जो ऑन स्टडी है जो रिलीज हुई थी सितंबर में, उन्होंने ये कहा कि जो CPT है वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है COVID-19 के ट्रीटमेंट को लेकर, यानी कि इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, किसी में ये सही साबित हो जा रहा है, ठीक हो जा रहा है, किसी में आपका काम नहीं कर पा रहा है, तो इस प्रकार की स्टडी देखने को मिली थी। एंड अगर हम बात करें CPT की, तो इसमें होती क्या है, तो जो ब्लड प्लाज्मा होती है, यानी कि कोई भी पेशेंट जो कोई पर्टिकुलर डिजीज से रिकवर होता है ना, तो उसमें वो आपका जो कंटेंट होता है उस वायरस का जो एंटीबॉडीज है वो मौजूद होता है, तो ब्लड के थ्रू बेसिकली डोनेट करवाई जाती है, सो दैट उसकी एंटीबॉडीज इनके ब्लड में आ जाए और फिर वो वायरस या किसी डिजीज के खिलाफ लड़ सके। तो देख लो, CPT इन्वॉल्व्स ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड प्लाज्मा ऑफ ए पेशेंट ऑफ ए रिकवर्ड पेशेंट इनटू द अनदर पेशेंट एंड इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, है ना। पैसिव इम्यूनिटी जहां पर आपका शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी डेवलप कर दिए जाते हैं बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इनटू ए पर्सन फ्रॉम अदर पर्सन और एनिमल। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के डिफरेंस आप जान लो। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, जब हम वैक्सीन के माध्यम से आपका ट्रीट करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई डिजीज आई और उसके लिए हमने वैक्सीन दिया और तब जाके वो ट्रीट हो गया, तो आपका होता है एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी यानी कि देयर इज ऑलरेडी built in immunity and if a disease strikes then this passive immunity help to fight with that disease। ये आपका पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी में डिफरेंसेस होता है, इसको अच्छे से समझ लेना कि क्वेश्चंस पर पूछे जा सकते हैं। सो ब्लड प्लाज्मा ये आपका लिक्विड कंपोनेंट है ब्लड का, जिसमें जो ब्लड सेल्स है वो फ्लोट करती हैं एंड इट आल्सो हाउसेस द एंटीबॉडी। एंड एंटीबॉडीज की बात करें तो ये प्रोटीन्स है जो फाइट करती है फॉरेन सब्सटेंसेस के खिलाफ जो बॉडी को इन्वेड करता है, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, जो भी है। And once that is done, some blood cell functions as memory cells so that they can identify and defeat the same enemy। यानी मेमोरी सेल्स का क्या मतलब हुआ कि एक बार पता चल गया कि हाँ ये डिजीज कभी अटैक किया था, तो दोबारा अगर वो डिजीज लगता है तो वो आपका इफेक्ट नहीं करेगा बॉडी को, बिकॉज द सेल्स इज नोन दैट वी कैन फाइट दैट। एंड सीधा सिंपल कहे तो वो लड़ना सीख गया है पिछले डिजीज के कंपैरिजन में। जब वो पहली बार डिजीज उसको हुई थी किसी पर्सन या फिर व्यक्ति को, तो पिछली बार तो उन्होंने पहली बार इसे फेस किया था तो लड़ने में काफी समस्या आई, लेकिन दूसरी बार जब ये आपका डिजीज अटैक करेगा तो लड़ने में सेल्स को उतनी ज्यादा समस्या नहीं आएगी, बिकॉज दे नो हाउ टू फाइट, दे नो द कंटेंट ऑफ दैट फॉरेन मटेरियल या फॉरेन डिजीजेज। सो प्रीलिम्स के लिए आपको ये दो डिफिनेशंस पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में क्लियरिटी होनी चाहिए। पैसिव इम्यूनिटी क्या और एक्टिव इम्यूनिटी क्या। एक्टिव इम्यूनिटी यानी कि हम जो है वो
इम्यूनिटी इन्फ्यूज कर रहे हैं, जैसे आपका वैक्सीन के थ्रू। सो ये हमने डिटेल से डिस्कशन किया इसके बारे में, और आपको पता होना चाहिए। और ये प्लाज्मा थेरेपी में सिंपली आपको डेफिनेशंस के रूप में कि हाँ इसके तहत होता क्या है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रीलिम्स के लिए। एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्लाइमेट चेंज इज स्लोइंग द हम ऑफ इंडियाज विंड मिल्स। तो ये जो क्लाइमेट चेंज की परंपरा चल उठी है, जिसके तहत ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, स्टडी से ये पता चला है कि जो इंडिया की विंड मिल्स है, स्पीड में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। और आप यहाँ से पता लगा सकते हो, अगर ऑन एवरेज देखा जाए तो मॉनसून विंड्स जब आती है तो उसमें जो स्पीड होता है विंड्स का, वो रेंज करती है 23 से 29 किलोमीटर पर आवर, एंड इट फ्यूल्स द टरबाइन दैट हार्नेस द विंड पावर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहाँ आप देखो, लास्ट मॉनसून जो एवरेज विंड स्पीड रहा वो आपका 20 to 27 किलोमीटर पर आवर, विच वाज द स्लोवेस्ट ऑन रिकॉर्ड। तो यही बात कहीं ना कहीं आपके कॉन्टेक्स्ट में आई है। एंड विंड स्पीड्स वेयर बिलो नॉर्मल पार्टिकुलरली इन जुलाई एंड सितंबर, जिसके कारण जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर है उसमें काफी ज्यादा कमी देखने को मिली। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर यानी कि जो क्षमता है विंड मिल्स की, उस क्षमता के अनुसार वो यूटिलाइज नहीं हो सका, इसी को आप कहते हैं डिक्लाइन इन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो देख लो, CUF ऑफ विंड टर्बाइन इज ए मेजर ऑफ इसी से एफिशिएंसी जो इंडिकेट करती है to which the installed capacity is deployed, and at the end of the financial year in March 2021 CUF ये आपका 17% था compared with 20% in the previous 2 years। तो यहाँ पर भी एक आप डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि जो एफिशिएंसी है विंड मिल की वो प्रभावित हो रही है। एंड वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आपको भी पता है, टारगेट सेट कर रखा था जिसके तहत 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी प्रोड्यूस करवाई जाएंगी बाय 2022, जिसमें आपका 60 गीगावाट कंपोनेंट विंड पावर से आना था। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन था, 175 में 100 सोलर पावर से, 60 आपका जो विंड पावर से, एंड जो आपका 10 है वो आपका स्मॉल हाइड्रो पावर से, एंड जो 5 है आई थिंक भी वो आपका बायोमास से। तो ये आपका शेयर था। एंड एट द एंड ऑफ मार्च 2021 इंडिया के पास फिलहाल तो आपका 38.78 गीगावाट कैपेसिटी है विंड पावर की। तो कहीं ना कहीं आपका कितना कम है, 38 to 40 एंड 50 22 गीगावाट की फिलहाल कमी है टू अचीव द टारगेट इन द विंड पावर सेक्टर। एंड पीरियड की बात करें तो वी हैव ओनली 1 ईयर लेफ्ट। तो आप देख सकते हो वो टारगेट कहीं ना कहीं अचीवेबल नजर नहीं आ रही है। कैपेसिटी एडिशन की बात करें तो हैज ऑलरेडी शो ड्यू टू द पैंडेमिक एंड प्रोसीजर रेड टैप। तो ये जो आपकी कैपेसिटी एनहांसमेंट होने वाली थी, लेकिन वी हैव द पैंडेमिक गोइंग ऑन, जिसके कारण सारे डेवलपमेंटल वर्क स्थिर हो गए। एंड along with that ये जो मॉनसून विंड्स के जो स्पीड में कमी देखने को मिली है, ये भी एक अनदर चैलेंज नजर आ रहा है। एंड अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं विंड एनर्जी के ऊपर किसी भी टॉपिक में, चाहे वो चैलेंजेज या कमियां, तो इसमें आप ये लिख सकते हो कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का भी प्रभाव आपका विंड एनर्जी जनरेशन में देखने को मिल रहा है। तो ये आप यूज कर सकते हो, ये बेनिफिट हुआ आपको इस डाटा का। एंड अराउंड 2/3 ऑफ द विंड एनर्जी इन इंडिया वो जनरेट करी जाती है ड्यूरिंग द 4 मंथ एंडिंग सितंबर, है ना, 4 महीने में ही प्रोड्यूस करी जाती है, क्योंकि इस समय स्पीड ऑफ द विंड इज वेरी मच। एंड देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ विंड टरबाइन। एक तो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन है, यहाँ पर जो ब्लेड्स हैं टरबाइन के वो परपेंडिकुलर होते हैं विंड की दिशा में, है ना। एंड द रोटेशन ऑफ द ब्लेड्स कैन जनरेट मोर पावर कंपेयर टू द वर्टिकल एक्सिस ऑफ विंड टरबाइन। बस इतना याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन अगर अरेंजमेंट होता है तो यहाँ पर आपका जो रोटेशन है ब्लेड्स का वो मोर पावर जनरेट कर सकता है विथ रिस्पेक्ट टू द vertical axis of turbine। and vertical axis turbine की बात करें तो देख लो, we have the blade that are attached to the top and the bottom of a vertical rotor perpendicular to the ground। तो ये आपके horizontal axis turbine and vertical axis turbine हो गए। प्रीलिम्स के लिए आपको ये जो टारगेट है 175 गीगावाट बाय 2022, ये याद रखना है, किसी भी स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछ लेगा कभी भी। एंड ये जो आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर है, इसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या है, ये क्या मेजर करता है बेसिकली। एंड क्लाइमेट चेंज डू अफेक्ट द विंड मिल्स, ये भी पता हो, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो न्यूज में इसलिए रही है बिकॉज पेटिशन फाइल की गई जिसमें आपका इंटरिम स्टे, रोक लगाने की बात कही गई थी टू द ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन एट द सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, जो आपका ल्यूटेनेंट दिल्ली में डेवलप किया जा रहा है अमिड द कोविड-19 पैंडेमिक। तो सिंपल ये कहा गया कि भाई साहब कोविड-19 पैंडेमिक का दौर चल रहा है और इस दौरान आप इस प्रोजेक्ट को चला रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है, इसलिए इस पर रोक लगानी चाहिए। ये पेटिशन आई थी। तो सेंट्रल विस्टा की बात करें तो ये आपका हेरिटेज एरिया होगा जो डिक्लेयर करी गई थी 1962 मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली के तहत, and it will be an important site to meet the aspirations of the rich culture।
एंड इसमें आपका यानी कि जो मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली 1962 है, इसमें न्यू ट्रायंगुलर पार्लियामेंट बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने की बात कही गई थी। देयर विल बी अ कॉमन सेक्रेटेरिएट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी इसमें होंगी, रेसिडेंस ऑफिस एज वेल एज स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बिल्डिंग एंड वाइस प्रेसिडेंट इनक्लेव एज वेल। एंड ये जरूर याद रखना है आपको कि इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। जरूरत क्यों पड़ी, तो वो इसीलिए क्योंकि करंट पार्लियामेंट वो आपका 1927 में ही बिल्ट की गई थी। एंड कहीं ना कहीं इट वाज नॉट इंटेंडेड टू हाउस ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर, रेदर ये बिल्ट किया गया था टू हाउस द लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसलिए इसमें कैपेसिटी की कंस्ट्रेंट्स है अलोंग विद फर्दर डेवलपमेंट्स की कमी है, इसलिए इसको रेनोवेट किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं आपको पता है ऑफिस ऑफ स्पीकर या फिर जो आपका वाइस ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आई थी। एंड आप हमें बताइए कि जो फर्स्ट इंडियन स्पीकर रही है ब्रिटिश इंडिया में वो कौन थी, या जो भी है ये नाम आप बता सकते हो, क्योंकि यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका। और न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग हैज द कैपेसिटी टू सिट बिटवीन द 900 टू 1200 एमपी, तो ये कैपेसिटी बढ़ाई गई है, देख लो। और जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है वो कहीं ना कहीं ऑल्सो इज नॉट अवॉइडेड बाय द सेफ्टी नॉर्म्स एंड इट ऑल्सो नॉट अर्थक्वेक प्रूफ। एंड दिल्ली आप भी जानते हो अर्थक्वेक प्रोन जोन है, तो कहीं ना कहीं सेफ्टी इज ए कंसर्न एज वेल। ल्यूटेनेंस दिल्ली नेम्ड आफ्टर ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन ल्यूटेंस, यार इनका पीरियड आप देख लो, ये आपका रेस्पॉन्सिबल थे फॉर मच ऑफ द आर्किटेक्चर डिजाइन एंड बिल्डिंग ड्यूरिंग द 1920s एंड 1930s। तो ये नेम याद रखना चाहिए आपको कि एडविन ल्यूटेनेंट रिसेंटली सीन इन न्यूज, क्या है ये हिस्ट्री के सेक्शन में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये रेस्पॉन्सिबल है मच ऑफ द आर्किटेक्चर डिजाइन एंड बिल्डिंग ड्यूरिंग 1920s एंड 1930s। along with Edwin Lutyens, Herbert Baker also designed the building. सो ये प्रीलिम्स के लिए आप देख सकते हैं कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज आपका जो एडविन ल्यूटेन है ये नाम पता होने चाहिए। और जो आपका ये लाया गया है कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा, इसे बेसिकली 1962 मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली में ही बातें कही गई थी। So ये थी आपकी, and let's move to the next one. NHRC organizes virtual meeting with NGOs for pandemic containment. तो pandemic containment के लिए NHRC ने virtual meeting NGOs के साथ organize की है, that is your news। तो इसलिए हमें NHRC के बारे में जानना है। NHRC की बात करें तो ये हमेशा याद रखना है कि ये आपका स्टेटूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, एंड इट हैज बीन क्रिएटेड अंडर द ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 एंड इट इन्वेस्टिगेट द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, क्योंकि एनएचआरसी का मतलब ये नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, तो डेफिनेटली इट इन्वेस्टिगेट द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट और द फेल्यूर ऑफ द स्टेट और अदर टू प्रिवेंट द ह्यूमन राइट वायलेशन। एंड इससे पहले प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये अमेंड किए गए थे टू अमेंड द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, जिसमें क्या बातें कही गई है कि जो पर्सन्स है हु हैव बीन चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये चेयरपर्सन हो सकते हैं एनएचआरसी का। इससे पहले ओनली एक्स सीजेआई वाज अलाउड, ये काफी इंपॉर्टेंट चेंज है, आपको रटने होंगे, जो अमेंड करी गई है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत, कि जो पर्सन्स है जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों में से कोई प्रिसाइड कर सकते हैं एज ए चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी। इससे पहले ओनली रिटायर्ड सीजेआई अलाउड थे। एंड अलॉन्ग विथ व्हाट इंक्रीज द मेंबर ऑफ एनएचआरसी फ्रॉम 2 to 3, एंड एक जो है आपका इसमें महिला होना जरूरी है, अनिवार्य है। एंड वी हैव द नॉलेज ऑफ ह्यूमन राइट इश्यूज ऑल्सो, ये काफी महत्वपूर्ण है। इट रिड्यूसेस द टर्म ऑफिस फॉर चेयरपर्सन एंड मेंबर टू 3 years, पहले ये 5 years थे, अब जो है इसे 3 years किया जा रहा है, या फिर टिल द एज ऑफ 70, तो 3 या 70 ये प्रोविजन ऐड किए गए हैं जो भी अर्लियर हो। एंड दिस शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ये भी काफी चेंजेस किए गए। तो क्या क्या आपको याद रखने हैं, रीअपॉइंटमेंट यस, एंड टेन्योर 3 years, एंड सीजेआई या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये चेयरपर्सन हो सकते हैं। एंड और क्या रीअपॉइंटमेंट के लिए है, ये पता होनी चाहिए। मेंबर्स को भी बढ़ाया गया है, 2 से 3 किया गया, और स्टेट्यूटरी बॉडी ये पता होनी चाहिए। And it includes the chairperson of National Commission for Backward Classes, National Commission for Protection of Child, and the Chief Commissioner for Person with Disabilities as the member of NHRC। तो ये भी याद रखना कौन कौन होगा, National Commission for Protection of Child Right, National Commission for Backward Classes, and Chief Commissioner for Person with Disabilities as member of NHRC। एंड ऑल्सो इन न्यूज की बात करें तो नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NBCFDC एंड नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSFDC। तो अगर हम बात करें दोनों बॉडी की, तो ये कंडक्ट कर रही है द इनिशिएटिव्स लाइक फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द कोविड पेशेंट, एंड दिस
बॉडी दैट इज योर NBCFDC एंड NSFDC, ये इनकॉर्पोरेट करी गई है एज ए कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट, याद रखना, एज ए कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट एंड इट ऑपरेट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एंड अगर हम बात करें NBCFDC की, यानी कि नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ऑब्जेक्टिव से ही पता चल सकता है कि क्या कहना चाह रहा है। ये आपका कंपनी एक्ट 1956 के तहत कंस्टिट्यूट किया गया है विद एन ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज फॉर द बेनिफिट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। एंड अगर हम बात करें NSFDC, ये आपका इनकॉर्पोरेट किया गया है एज ए फुल्ली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो दोनों कंपनीज एक्ट के ही तहत है, बट याद रखना नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। एंड कंपनी आपको पता है फॉर प्रॉफिट हो सकती है, नॉट फॉर प्रॉफिट भी हो सकती है, तो ये दोनों आपके नॉट फॉर प्रॉफिट है। एंड NSFDC फैसिलिटेट फाइनेंस एंड मोबिलाइजेज द फंड्स फॉर द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू द SC कैटेगरी एज वेल एज लिविंग बिलो डबल पॉवर्टी लाइन। डबल पॉवर्टी लाइन यानी कि जो पॉवर्टी लाइन है और उसका जो आपका इनकम है उसको आप डबल कर दो, उसके नीचे जो रह रहे हैं तो उसको ये सर्व करता है। एंड नेक्स्ट वन इज बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। तो सेबी ने इश्यू किया है सर्कुलर नोटिफाइंग द न्यू डिस्क्लोजर नॉर्म ऑन सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिपोर्टिंग फॉर द टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज बाय मार्केट कैप बाय फाइनेंशियल ईयर 2023। ये रिपोर्टिंग जो है वो आपका न्यू BRSR फॉर्मेट में होगा। और अगर हम बात करें BRSR की, ये आपका नोटेबल डिपार्चर कह सकते हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बिजनेस responsibility report and it is a step toward bringing sustainability reporting at par with financial reporting। एंड अब कंपनीज को ये नीड होंगी कि वो ओवरव्यू प्रदान करें अपने मटेरियल, इन्वायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस रिस्क का एंड अपॉर्चुनिटीज का, एज वेल एज देयर अप्रोच की हाउ टू मिटिगेट और अडॉप्ट द रिस्क अलोंग विद द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। एंड नाउ वी हैव द IRIDA बैग्स ग्रीन ऊर्जा अवार्ड। IRIDA काफी इंपॉर्टेंट है। IRIDA स्टैंड फॉर इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। इसको ग्रीन ऊर्जा अवार्ड मिल चुका है फॉर बीइंग द लीडिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इन 2021। किसने ये अवार्ड दिया है ये जरूर याद रखना, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ICC ने, है ना, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये अवार्ड IRIDA को दिया गया है, दैट इज योर ग्रीन ऊर्जा अवार्ड। एंड फॉर व्हाट? तो फॉर बीइंग द लीडिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। एंड IRIDA याद रखना महारत्ना कंपनी नहीं है, इट इज ए मिनी रत्ना कैटेगरी 1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज, कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू NRE यानी कि MNRE। और ये पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है, एस्टैब्लिश्ड एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 1987। नाउ वी हैव द जायफा बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन। ये न्यूज में रही है बिकॉज US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने इस वैक्सीन को यानी कि जायफा बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है किड्स के लिए, यानी कि अब वहाँ के जो किड्स है वो इसे ले सकती हैं between the age group of 12 and 15 years of age, making it the first for the children। और ये याद रखना mRNA बेस्ड वैक्सीन है जो USO के द्वारा डेवलप करी गई है। और अगर हम बात करें mRNA वैक्सीन की, तो ये हमारे सेल्स को टीच करता है कि कैसे आपको प्रोटीन बनाने हैं, या फिर इवन जस्ट ए पीस ऑफ प्रोटीन जो ट्रिगर कर सकता है इम्यून रिस्पॉन्स को इनसाइड आवर बॉडीज, अगर कोई अटैक करता है वायरस या बैक्टीरिया जो भी है। एंड नाउ वी हैव द एस्पर्जर्स सिंड्रोम। ये जो आपके टेक बिलियनर है एलोन मस्क अनाउंस दैट ही हैज एस्पर्जर सिंड्रोम। क्या है भाई साहब एस्पर्जर सिंड्रोम? तो ये डिसऑर्डर है जहां पर पीपल को ट्रबल होती है सोशल रिलेशनशिप मेंटेन करने में, है ना। तो देख लो एस्पर्जर सिंड्रोम की बात करें तो डिसऑर्डर वेयर पीपल हैव ट्रबल इन सोशल रिलेशनशिप, ये अच्छे से याद रखता है ना। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करके यूपीएससी पूछ सकती है। एंड इट बिलोंग्स टू ऑटिज्म स्पेक्ट्रम जो सेवरली इनहेबिट करती है पर्सन के मेंटल एज वेल एज सोशल डेवलपमेंट को। एंड ये जो डिसऑर्डर है वो नेम करी गई है आफ्टर द जर्मन डॉक्टर हैंस एस्पर्गर, इन्हीं के नाम पर लाया गया है, वो फर्स्ट डिस्क्राइब इट इन 1944। 2013 में इट बिकम ए पार्ट ऑफ वन एम्ब्रेला डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इन द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर 5। नाउ पर्सनैलिटीज इन न्यूज, ये आप देख लो। रविंद्रनाथ टैगोर ये न्यूज में इसलिए रहे बिकॉज इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी गई बंगाल में एज 25 बैसाख, है ना, 25 बैसाख जिसको कहा गया है। एंड ये कंपोजर रहे हैं नेशनल एंथम ऑफ टू नेशन दैट इज इंडिया एंड द बांग्लादेश। एंड ही इज आल्सो कंसीडर्ड टू हैव इन्फ्लुएंस्ड द श्रीलंकन नेशनल एंथम, तो ये भी कहा जाता है। एंड इनको नोबेल पीस प्राइज लिटरेचर में मिला था। एंड कौन से लिटरेचर? तो बिकॉज ऑफ द कलेक्शन ऑफ पोएम्स दैट इज गीतांजलि, तो ये याद रखना है गीतांजलि इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। 1913 में बिकमिंग द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन इट, याद रखना यहाँ पर आपके फर्स्ट नॉन यूरोपियन का नाम आ गया, यानी कि इंडिया में तो पहले थे ही थे, ये आपके एशियन में भी पहले थे, फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन इट।
and his father Devendranath Tagore was a leader of ब्रह्मो समाज and याद रखना लीडर थे, फाउंडर नहीं थे। फाउंडर कौन है ब्रह्मो समाज की, आप हमें बताना। एंड इट वाज टैगोर हु कन्फर्ड द टाइटल ऑफ महात्मा ऑन मोहनदास करमचंद गांधी 1915 में। तो ये भी याद रखना, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा का टाइटल किसने दिया था, तो इट वाज he was Rabindranath Tagore, and Vishwa Bharati University was founded by Rabindranath Tagore, ये भी अच्छे से याद रखना। Now next one is Gopal Krishna Gokhale, and Gokhale became Congress president in Banaras session 1905, and before joining the politics इन्होंने प्रोफेसर के रूप में भी वर्क किया था। He founded the Servant of India Society 1905, जिसने कैंपेन लॉन्च किया, इनिशिएट किया फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन। And Gokhale was a moderate Congress leader and was mentor to both Mahatma Gandhi as well as Muhammad Ali Jinnah, and इनको काउंसिल ऑफ इंडिया में भी चुना गया था गवर्नर जनरल के 1903 में। ही स्टार्टेड इंग्लिश वीकली हितवाद याद रखना है। तो हितवाद जो आपका इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर था, किसके द्वारा था, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। एंड गांधी रोट ए बुक इन गुजराती डेडिकेटेड टू गोखले, टाइटल धर्मात्मा गोखले, है ना। तो धर्मात्मा गोखले टेक्स्ट किसके द्वारा लिखा गया, गांधी जी के द्वारा गुजराती में। तो ये हमने कवर कर लिया आज की डिस्कशन। होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।